ये कहानी बर्नार्ड के जीवन पर आधारित एक सच्ची कहानी है जो हमें मुश्किल हालातों में भी खुद को संभाल कर अपने रास्ते में आने वाले हर डर का और दर्द का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। बिल ये कहानी टेक्सास 1939 से शुरू होती है। इस समय टेक्सास में काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को इस तरह नकार दिया जाता कि वो अपना कोई बिजनेस तक भी नहीं कर सकते थे। इवन कि गोरे लोग तो ब्लैक लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसे माहौल में अपना घर खरीदना तो ब्लैक लोगों के लिए एक सपने जैसा था। इन्हीं सब के बीच बर्नार्ड नाम का एक लड़का बड़ा हो रहा था। बर्नार्ड के सपने बहुत बड़े होते हैं। वो एक बैंकर बनना चाहता है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो ऐसे काम करता है जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बर्नार्ड एक बैंक के सामने बैठकर गोरे लोगों के जूते जानबूझकर धीरे धीरे कर पॉलिश करता है ताकि गोरे लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक खड़े रह सकें। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है और वो ये कि गोरे लोग बर्नार्ड के सामने खड़े होकर बैंकिंग के बारे में जो भी बातें करते वो उनको बड़ी ध्यान से सुनता और फिर जब जूते पॉलिश करवा कर गोरे लोग चले जाते तो सुनी हुई बातों को बर्नार्ड अपनी डायरी में नोट कर लेता। इस तरह से स्कूल में ना जाने के बावजूद भी बर्नार्ड जूते पॉलिश करते हुए बैंकिंग से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करता रहता है। हालांकि बर्नार्ड के पिता उसके सपनों के खिलाफ होते हैं। वो अपने बेटे को हमेशा ये समझाते रहते हैं कि तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम काले पैदा हुए हो। काले लोगों के लिए ये दुनिया नहीं बनी। ऐसे सपने देखना बंद कर दो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। बर्नार्ड को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अपने सपनों को कैसे पूरा करना है। ब्लेस के बाद कहानी 15 साल आगे शिफ्ट कर दी जाती है। बर्नार्ड की शादी हो चुकी थी और अब उसका एक बेटा भी है। बर्नार्ड अपनी फैमिली को लेकर लॉस एंजलिस आ गया था क्योंकि टेक्सास के कंपैरिजन में जहां गोरे और काले लोगों के बीच में इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं था। लॉस एंजलिस में आने के बाद बर्नार्ड सबसे पहले पूरे शहर के ऐसे घरों को चेक करता है जिनमें कोई भी नहीं रह रहा था, मतलब कि ऐसे घर जो बिकाऊ किए हुए थे। साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करता है कि काले लोग बहुत कम जगह में रहते हैं। एक एक घर में दो परिवार रह रहे थे जबकि गोरे लोगों के पास खाली घरों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही घर देखते देखते बर्नार्ड को एक ठीक ठाक सी बिल्डिंग दिखती है जिसमें कोई भी नहीं रह रहा था। इसी वजह से बर्नार्ड इस बिल्डिंग के मालिक के पार्कर के पास जाकर उसे मिलता है और कहता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को जो खाली पड़ी हुई है उसे खरीदना चाहता हूँ। वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है। मैं उस बिल्डिंग को $35,000 में खरीद लूँगा। $30,000 आपको मैं पहले दे दूँगा, लेकिन बचे $5,000 तब जब सारी बिल्डिंग किराए पर चढ़ जाएगी। दरअसल बर्नार्ड अब रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता है। बर्नार्ड ये जानता है कि जो एक एक घर में दो परिवार रहते हैं वो रेंट पर अपना घर जरूर लेंगे। बिल्डिंग का मालिक पार्कर बर्नार्ड की बात को मान जाता है। वो अपनी बिल्डिंग बर्नार्ड को बेचने के लिए तैयार था। इसके बाद बर्नार्ड बैंक से लोन लेकर पार्कर की बिल्डिंग को खरीद लेता है। हालांकि लोन लेने में बर्नार्ड को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। ब्लैक होने की वजह से लोन मिलना तो दूर की बात, उसे बैंक में जाना भी अलाउ नहीं था। Sorry, Mr. Reed is out. May I take a message? I have pretty good eyesight and I can clearly read the nameplate on his desk. I'm sorry. I misspoke. Mr. Reed can't meet with you right now, but I could take a message. लेकिन फिर भी जैसे तैसे कर उसने लोन ले ही लिया था। बिल्डिंग को खरीदने के बाद बर्नार्ड रेनोवेशन का काम शुरू करवा देता है। लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों को घर रेंट पे देना इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इसी वजह से बर्नार्ड की बिल्डिंग के अपार्टमेंट जल्दी ही रेंट आउट हो जाते हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग के अपार्टमेंट ब्लैक लोगों ने रेंट पर खरीद लिए थे। रियल एस्टेट के इस बिजनेस की वजह से बर्नार्ड बहुत सारे पैसे कमा लेता है। उसने बैंक से जो लोन लिया था वो सारा का सारा भी उसने चुका दिया था। इसके अलावा बर्नार्ड अपनी जवान का भी पक्का होता है। अपनी जवान के अनुसार पार्कर के बचे हुए $5,000 भी वो उसे वापस कर देता है। पैसे वापस टाइम पर देने की वजह से और बर्नार्ड की ईमानदारी और उसकी काबिलियत को देखकर पार्कर उससे इतने इम्प्रेस हो चुका था कि वो उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। बर्नार्ड के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे पार्कर की बात को हाँ कर देता है। पार्कर अब बर्नार्ड के लिए एक इन्वेस्टर बन चुका था। ये दोनों मिलकर एक और पुरानी बिल्डिंग को खरीद कर उसके अपार्टमेंट्स को भी ब्लैक फैमिलीज को दे देते हैं। बर्नार्ड सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ रहा था। उसके अब शहर में चर्चे होने लगे थे। लोग उसे सक्सेसफुल रियल एस्टेट के बिजनेस के तौर पर जानने लगे थे। पार्कर और बर्नार्ड ये दोनों मिलकर बहुत पैसे कमाते हैं और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। बचे हुए प्रॉफिट को ये आधा आधा बांट लेते थे। बर्नार्ड ने तो अपने खुद के परिवार के लिए अब एक महलनुमा शानदार घर भी खरीद लिया था। उसने अपनी पत्नी से किए हुए वादे को पूरा कर दिखाया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पार्कर, बर्नार्ड और बर्नार्ड का परिवार अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे। वो कहते हैं कि खुशियाँ हवा के झोंके की तरह होती हैं, आती हैं और अचानक से चली जाती हैं। बर्नार्ड के साथ भी ऐसा ही होता है। पार्कर बर्नार्ड के इन्वेस्टर की मौत हो जाती है। पार्कर की मौत हो जाने के बाद उसकी पत्नी बर्नार्ड को अपने पास बुलाती है
और उसे बताती है कि पार्कर और तुम्हारी रियल एस्टेट की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ, मतलब कि कंपनी मेरे पति अकेले पार्कर की थी। अब तुम्हारा उसमें कुछ नहीं बचा, और साथ ही अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहती। पार्कर की वाइफ की ये बातें सुनकर बर्नार्ड को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि असल में उसने कभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए ही नहीं थे। बर्नार्ड कहता है कि लेकिन मैंने पार्कर की ज़बान पर भरोसा किया था, हमारा प्रॉफिट हम 50-50 में बांटते थे। अगर तुम अब मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहती तो कंपनी का 50% हिस्सा मुझे दे दो। पार्कर की पत्नी ऐसा करने वाली नहीं थी। वो कहती है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तुम्हारा नाम ना होने की वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब कि पार्कर और बर्नार्ड ने आपस में मिलकर जितनी भी बिल्डिंग्स खरीदी थी उनमें से अब बर्नार्ड को कुछ भी नहीं मिलेगा। बर्नार्ड ऐसे ही सब कुछ खोने वाला नहीं था। वो अब ऐसे किसी गवाह की तलाश करता है जिसे बर्नार्ड और पार्कर के एग्रीमेंट के बारे में कुछ जरूर पता हो। बर्नार्ड सबसे पहले उस बैंक मैनेजर के पास जाता है जिसने उसको बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन दिया था। अब इससे पहले कि वो मैनेजर से मिल पाता, पार्कर की पत्नी पहले से ही वहीं पर खड़ी हुई होती है। मतलब कि सच्चाई को सामने लाने वाला आखिरी मौका भी बर्नार्ड ने खो दिया। और वैसे भी मैनेजर ने ब्लैक आदमी के फेवर में गवाही कभी देनी भी नहीं थी। लाचार बर्नार्ड बिल्डिंग के बीचों बीच खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। जिस बिल्डिंग के बीचों बीच बर्नार्ड खड़ा था उस बिल्डिंग के चारों तरफ बैंक थे, और इन सारी बैंकर्स ने बर्नार्ड की बेइज्जती भी कभी न कभी जरूर की होती है। इसी वजह से वो अब अपना बदला लेने के लिए पूरी बिल्डिंग के साथ सारी बैंक्स को खरीदने का फैसला कर लेता है। बर्नार्ड सीधा लॉस एंजलिस के रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले ब्लैक आदमी के पास जाकर उससे मिलता है। ये ब्लैक आदमी जोए बर्नार्ड की पत्नी का एक फ्रेंड रह चुका था। बर्नार्ड जोए को अपने दिल की बात बता देता है। वो कहता है कि मैं अब बैंकर से बिल्डिंग को खरीदना चाहता हूँ। जोए बर्नार्ड की बात सुनकर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि वो बिल्डिंग एक वाइट मैन की है, उस बिल्डिंग को खरीदना हमें महंगा पड़ जाएगा। उस प्रॉपर्टी की कीमत शहर की सभी प्रॉपर्टियों में से सबसे ज़्यादा है। बर्नार्ड कहता है कि अगर हमने उस बिल्डिंग को खरीद लिया तो हमारे लोन को कानून के हिसाब से कभी भी रिजेक्ट नहीं करा जाएगा, साथ में फिर बैंक से भी हमारे लिए काम करने लगेंगे। बर्नार्ड सारी कैलकुलेशन उसे अच्छे से समझा देता है कि कितना उनको प्रॉफिट होगा और कैसे वो प्रॉपर्टी को खरीदेंगे वगैरह वगैरह। बर्नार्ड की सारी बातें सुनकर जोए उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जोए कहता है कि मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। हम लेकिन प्रॉपर्टी की डील को फाइनल कैसे करेंगे? काले होने की वजह से हमारी इन बातों पर इतना ध्यान दिया ही नहीं जाएगा। बर्नार्ड कहता है कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ और इसी वजह से हमें एक वाइट इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो वाइट लोगों से बात कर कर प्रॉपर्टी की डील को फाइनल कर सके। बर्नार्ड जोए को अपने एक पुराने दोस्त मैक्स के पास लेकर चला जाता है और उसे अपना सारा प्लान समझा देता है। दरअसल मैक्स पिछले कई सालों से बर्नार्ड के लिए काम कर रहा है। उसे ब्लैक और वाइट लोगों के भेदभाव से कोई लेना देना नहीं था, वो बस अपने लिए पैसा कमाना चाहता था। इसी वजह से वो बर्नार्ड के इस न्यू प्लान को पूरा करने के लिए भी उसे हाँ कर देता है। बिल इसके बाद जोए और बर्नार्ड ये दोनों मिलकर मैक्स को वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो डील को फाइनल करने में काम आने वाली थी। धीरे धीरे कर एक महीना बीत जाता है। मैक्स अब वो सारा कुछ सीख चुका था जो बर्नार्ड उसे सिखाना चाहता था। बर्नार्ड ने मैक्स को हर टाइप की सिचुएशन के लिए तैयार कर दिया था ताकि मैक्स प्रॉपर्टी के मालिक चार्ल्स के सवालों का जवाब तुरंत दे सके। I'll just memorize it. All of it. Yeah, I got a pretty good memory. That good? होता भी ऐसा ही है। मीटिंग के दौरान जब चार्ल्स मैक्स से कैलकुलेशन और वैल्यूज़ के बारे में पूछता है तो मैक्स उनका जवाब बहुत अच्छे से और तुरंत दे देता है। चार्ल्स का आदमी कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैक्स अच्छे से ट्रेन था। वो कैलकुलेशन को बहुत कम समय में सॉल्व कर कर चार्ल्स को आंसर बता रहा था। Especially when you factor in vacancies, which were at least 9%. Less than that. I counted 12. How could you possibly know that? Charles, it's November. It gets dark by 5 p.m. If you want to bullshit someone about your vacancy rate, you need light shining in all those unleased spaces by 4:30. दरअसल बर्नार्ड ने एक रात पहले ही मैक्स को अच्छे से सब कुछ याद करवा दिया था ताकि बैंकर से बिल्डिंग की डील फाइनल हो सके। ये मीटिंग जोए ने अरेंज करवाई थी। चार्ल्स मैक्स के दिमाग से इम्प्रेस हो चुका था। वो बिल्डिंग को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। बैंकर से बिल्डिंग अब जोए ने और बर्नार्ड ने आपस में मिलकर खरीद ली थी। जिन बैंकर्स के मैनेजर बर्नार्ड से बात करना भी पसंद नहीं करते थे वो अब उसको सलाम करने लगे थे। जिन बैंकर्स के अंदर बर्नार्ड जा भी नहीं सकता था वो उनका वो मालिक बन गया था। बर्नार्ड और जोए जहाँ भी नहीं रुकते, ये दोनों एक के बाद एक और बिल्डिंग खरीद कर उनके अपार्टमेंट्स को भी रेंट पर देते जाते हैं। शहर में धीरे धीरे कर ब्लैक और वाइट लोग एक साथ एक बिल्डिंग में रहने लगे थे। उस समय रेसिज्म के कारण ब्लैक और गोरे लोगों के रहने के एरियाज अलग अलग हुआ करते थे। बर्नार्ड ब्लैक और गोरे लोगों को आपस में मिलाकर कहीं ना कहीं रेसिज्म से भी टक्कर ले रहा था। बिल इसके बाद कहानी 1963 में शिफ्ट कर दी जाती है। बर्नार्ड और जोए अब ये दोनों बहुत कामयाब हो चुके थे।
इतने कामयाब कि वाइट प्रेसिडेंट भी उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। अपने बिजनेस और कामयाबी से बर्नार्ड बहुत खुश था। कामयाब होने के बाद वो अपने परिवार को लेकर अपने पापा से मिलने दोबारा टेक्सास में भी जाता है। उसके घर वाले आज भी वही पुराने घर में रहते थे। बर्नार्ड के पापा अब उस पर फख्र महसूस करने लगे थे। उनको अब अपने बेटे पर गर्व था। बर्नार्ड अपने बच्चे को लेकर उस जगह भी जाता है जिस जगह वो कभी जूते पॉलिश किया करता था। वो अपने बेटे को बताता है कि 24 साल पहले मैं इस बैंक के बाहर बैठकर गोरे लोगों के जूते पॉलिश किया करता था। अपने सपने अपना बचपन मैंने यहीं गुजारा है। बिल वापस लॉस एंजलिस आने के बाद बर्नार्ड जोए से मिलता है। बर्नार्ड कहता है कि जिस बैंक के सामने बैठकर मैं जूते पॉलिश किया करता था, अब मैं उस बैंक को खरीदना चाहता हूँ। दरअसल बर्नार्ड अब उस बैंक को खरीद कर टेक्सास के काले लोगों की गरीबी को दूर करना चाहता था। वो उनको लोन देकर उनकी सहायता करना चाहता था ताकि वो भी अपना बिजनेस शुरू कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जोए बर्नार्ड के साथ था। वो टेक्सास की बैंक को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नार्ड इस बार भी डील को फाइनल करवाने के लिए मैक्स को ही चुनता है क्योंकि मैक्स अच्छा खासा ट्रेन किया हुआ था। ब्लेस के बाद हमें मैक्स की बैंक के मालिक के साथ मीटिंग होते हुए दिखाई जाती है। टेक्सास की बैंक के 2 मालिक थे, एक सीनियर और एक जूनियर। सीनियर को डील में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जूनियर को मैक्स पर भरोसा नहीं था। वो मैक्स से बर्नार्ड और जोए के बारे में उससे पूछता है कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आए हैं। मैक्स कहता है कि मेरे मालिक बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझको जहाँ भेजा है। Who are Bernard Garrett and Joseph Morris? My financial partners in Los Angeles. Why aren't they here? Honestly, because they're too rich to bother. That's why they have me. ये डील मैक्स कैसे भी कर सक्सेसफुल करवा लेता है। टेक्सास की बैंक का मालिक अब बर्नार्ड बन चुका था। जिस बैंक के बाहर बैठकर वो जूते पॉलिश किया करता था, उस बैंक को ही आज उसने खरीद लिया होता है। बैंक को खरीदने के बाद बर्नार्ड सबसे पहले बैंक के कई सारे रूल्स को चेंज कर देता है कि अब से ब्लैक लोगों को भी लोन देना है ताकि वो भी अपना बिजनेस कर वाइट लोगों की तरह कामयाब हो सकें। ब्लैक लोग अब बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करने लगे थे। वो अपना घर खरीदने के काबिल बनने लगे थे। We bought 2 new pieces of equipment, doubled our revenue in 3 months. इसके बाद कहानी 1 महीने आगे शिफ्ट कर दी जाती है। जूनियर रॉबर्ट को ये बात पता चल चुकी थी कि सारे लोन ब्लैक लोगों को दिए जा रहे हैं। इसी वजह से वो मैक्स के जरिए बैंक के असली मालिक बर्नार्ड और जोए से मिलकर उनको धमकी देता है। जूनियर कहता है कि तुम लोगों ने धोखे से बैंक खरीदा है। जो लोन तुम लोगों ने पास किए हैं उसमें सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी ब्लैक कम्युनिटी का फायदा है। ब्लैक लोगों को लोन देना मतलब कि कानून को तोड़ना है। इस जुर्म में तुम सभी गिरफ्तार भी हो सकते हो। अगले महीने ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाले तुम्हारी बैंक को चेक करने आएंगे। ट्रेजरी डिपार्टमेंट को तुम्हारी बैंक की कंप्लेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये कहकर जूनियर रॉबर्ट चला जाता है। जूनियर की बातों ने इन तीनों को डरा दिया था। मैक्स कहता है कि हम एक बैंक और खरीद कर सारे लोन्स को हम नई बैंक में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा करने से हम बच जाएंगे और हमारे पास अब बचने का यही एक रास्ता है। उस बैंक को भी मैं ही चलाऊंगा क्योंकि मैं एक वाइट मैन हूँ। बर्नार्ड और जोए एक और बैंक खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। बर्नार्ड कहता है कि अभी तुम बैंक्स के बारे में इतना नहीं जानते। अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो हमारे टेक्सास के फिर दोनों बैंक डूब जाएंगे। ये सुनकर मैक्स को अच्छा नहीं लगता। वो एक तरह से बर्नार्ड और जोए को धमकी देने लग जाता है। मैक्स कहता है कि अगर तुम लोगों ने अब मेरे लिए एक बैंक नहीं खरीदी तो मैं दोबारा लॉस एंजलिस चला जाऊंगा। फिर तुम्हारा खरीदा हुआ टेक्सास का बैंक भी बुरी तरह से बंद पड़ जाएगा क्योंकि लोगों को अभी भी यही लगता है कि उसका असली मालिक मैं हूँ। दरअसल मैक्स अपनी पत्नी के कहने पर ही ऐसा कर रहा था। Making $25,000 a year, we bought this house with 1 month's salary. When you started with them, you said they were going to make you a partner. Yeah, and A partner isn't on a salary. A partner's an owner. You're buying another one. we're thinking about it, yeah. Oh, that would be something. मैक्स की बात सुनकर बर्नार्ड और जोए को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो बैंक ऑफ मर्लिन नाम की बैंक $2 लाख में मैक्स के लिए खरीद लेते हैं। बैंक ऑफ मर्लिन का मालिक अब मैक्स बन चुका था। मैक्स के लिए बर्नार्ड और जोए ने उसे बैंक खरीद कर दे दी थी, लेकिन उसे अब इस बात का डर था कि कहीं वो उनके पैसे डुबा ना दे। They're lucky to have you. Well, I'm the lucky one. I'm learning from people a lot smarter than I am. And they're not smarter than you. I mean, they can't be. They're my friends. बिल 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बर्नार्ड की बैंक को चेक करने की बजाय मैक्स के बैंक की डिटेल्स को चेक करने आ जाता है। दरअसल ये सब जूनियर रॉबर्ट ने कराया होता है। उसे पता था कि वो एक और बैंक खरीद कर उसमें लोन्स को ट्रांसफ़र जरूर करेंगे। चेकिंग कराने से पहले मैक्स बर्नार्ड को फ़ोन लगाता है और उसे बताता है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ऑफिसर मेरी बैंक की डिटेल्स देखने आया है, जबकि चेक उसको तुम्हारी बैंक की डिटेल्स करनी थी। मैक्स काफ़ी घबराया हुआ होता है। बर्नार्ड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। Federal bank examiner just left my office. I thought that wasn't until next month. No, I'm at Marlin, not mainland.
To get the master books out, he's coming back in an hour. बर्नार्ड का करोड़पति होने के बावजूद भी वो एक क्लीनर बनकर मैक्स के बैंक में जाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। ऑफिसर बैंक की फाइल्स को चेक कर रहा था और वो तमाम चीजें भी जो उसे गलत लग रही थी। बर्नार्ड पीछे से मैक्स को सवालों के जवाब देकर उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन बाहर शोर ज्यादा होने की वजह से ऑफिसर गेट को पूरा ही बंद कर देता है। अब इसी वजह से बर्नार्ड अंदर की कोई भी बात को ना सुनने की वजह से मैक्स की हेल्प नहीं कर पाता। गुस्से में वो टॉयलेट रूम में आ जाता है और जो ऐसे कहता है कि मैक्स अभी खतरे में है। वही अंदर लोन्स की स्टेटमेंट को लेकर ऑफिसर ने मैक्स की हालत खराब कर दी थी। मैक्स को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो कहता है कि इन सब के लिए मैंने एक और आदमी को रखा है, लेकिन वो आज छुट्टी पर है। मैं उसकी फाइल को चेक कर अभी आता हूँ। मैक्स जल्द से सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बर्नार्ड के पास आ जाता है और बर्नार्ड मैक्स को सारे सवालों के जवाब बता देता है। सारे सवालों के जवाब जानकर मैक्स ऑफिसर के सारे सवालों के जवाब दे देता है। ऑफिसर भी कम नहीं था, वो उससे कुछ और सवाल पूछ लेता है जिसके बारे में मैक्स को कोई भी जानकारी नहीं थी। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी बैंक बहुत छोटी है, तो फिर ऐसे में तुम्हारा बैंक इतने बड़े बड़े लोन कैसे दे सकता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला बैंक का सारा फंड चेक कराना और दूसरा बैंक को बंद करवाने के लिए तैयार हो जाना। इसके बाद मैक्स बर्नार्ड के पास जाकर ये सारी बातें उसे बता देता है। वो कहता है कि अगर मैंने फंड शो नहीं किया तो मेरा बैंक बंद कर दिया जाएगा, जहां से हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। बर्नार्ड ने मैक्स से मिलकर ये कहा था कि मैं एक वकील को जानता हूँ, वो वकील बिना गलती किए लीगल तरीके से सारे लोन्स को तुम्हारी बैंक में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन फिर भी तुम सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखकर फिर ही साइन करना। मैंने उस वकील को फोन कर दिया है, वो कल तक तुम्हारे पास आ जाएगा। और अगले दिन हम मैक्स के पास एक वकील को बैठा हुआ देखते हैं। मैक्स ने बिना पढ़े ही सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर दिए थे, जहां से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। बर्नार्ड मैक्स पर गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि जिस वकील को मैंने ये काम करने को कहा था वो बहुत एक्सपर्ट था, वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, जरूर तुमसे ही कुछ गलती हुई है। ये सुनकर मैक्स लड़खड़ाते हुए कहता है कि असल में मैंने किसी दूसरे वकील से काम करवा लिया था, क्योंकि तुम्हारा वकील आने में काफी टाइम लगाने वाला था। जॉय पूछता है कि वो वकील आखिर कौन था। मैक्स कहता है कि उस वकील को मैं नहीं जानता, उस वकील को जूनियर रॉबर्ट ने मेरे पास भेजा था। ये सुनकर बर्नार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बैंक नहीं चला सकते। जूनियर रॉबर्ट ने जानबूझकर उस वकील को भेजा था, वो हमें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है। दरअसल कुछ दिन बैंक में काम कर मैक्स अपने आप को बैंक चलाने के काबिल समझने लगा था। बर्नार्ड कहता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से हम दोनों को अब $3 लाख का नुकसान हो जाएगा। $3 लाख उस टाइम पर एक बहुत बड़ी रकम थी। अगले दिन मैक्स जॉय और बर्नार्ड को अपने घर बुलाता है और उन्हें कहता है कि हम उस वकील पर केस कर सकते हैं, क्योंकि उस वकील ने हमें धोखा दिया है। जॉय कहता है कि तुमने खुद पेपर पर साइन किए थे, अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं पढ़े तो इसमें उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैक्स कहता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने बैंक को बचाना चाहता हूँ। बर्नार्ड और जॉय जी दोनों कहते हैं कि वो बैंक अब नहीं बचेगा। वो कहते हैं कि अगर मेन बैंक में प्रेसिडेंट की कुर्सी पर एक वाइट आदमी को बैठा हुआ देखेंगे तो गोरे लोग अपने अकाउंट बंद नहीं कराएंगे, और इसी वजह से अब हमें मेन बैंक पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। मैक्स अपने बैंक को बचाना चाहता था और इसी वजह से अपनी होशियारी में वो एक बड़ी गलती और कर देता है। वो बिना बर्नार्ड और जॉय को बताए मेन बैंक से सारे पैसे अपनी बैंक में ट्रांसफर करने लग जाता है, क्योंकि वो अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को फंड दिखाकर अपनी बैंक को बचाना चाहता था। इस बात के बारे में जब बर्नार्ड और जॉय को पता चलता है तो उन्हें मैक्स पर बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत मैक्स के पास मेन बैंक में पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुमने जो किया है वो इलीगल है, इससे हमारे दोनों बैंक बंद कर दिए जाएंगे और हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा। अब इससे पहले कि ये कुछ कर पाते बैंक में ट्रेजरी डिपार्टमेंट के और FBI के कुछ ऑफिसर आ जाते हैं। मैक्स का फेडरल एक्ट तोड़ने की वजह से और बर्नार्ड और जॉय का सिर्फ ब्लैक लोगों को लोन देने की वजह से बैंक को बंद करने के साथ इन तीनों को भी फायर कर दिया जाता है। मतलब कि अब इनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जहां बैंक में पहले से जूनियर रॉबर्ट मौजूद था और ये सारा कुछ जूनियर रॉबर्ट ने मैक्स का इस्तेमाल कर ही किया होता है। वो बस बर्नार्ड और जॉय को बर्बाद होता हुआ देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि काले लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। पहले तो काले लोगों का बैंक खरीदना और फिर काले लोगों को ही लोन देना, ये बात अब पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी। अगले सीन में हम मैक्स को एक वाइट आदमी के साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो वाइट आदमी मैक्स को कह रहा था कि लोगों के सामने चेहरा तुम्हारा था, लेकिन डोर उन काले लोगों के हाथ में थी। इसी वजह से तुम कोर्ट में ये कहना कि उन दोनों ने ही तुम्हें ऐसा करने को कहा था। दरअसल ये आदमी मैक्स के सिर्फ गोरे रंग की वजह से उसे बचाना चाह रहा था, और आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय काले लोगों से कितनी नफरत की जाती थी। लास्ट में वाइट आदमी ये कहकर चला जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जेल में जाना पड़ जाएगा, तुम्हें 50 साल की सजा सुना दी जाएगी। तो ऐसे में फैसला अब तुम ध्यान से करना,
रात को मैक्स परेशान बैठा हुआ इसके बारे में ही सोच रहा था कि उसके लिए क्या करना सही रहेगा। वो किसी को फ़ोन भी लगाता है। बिलाब अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। अपने आप को बचाने के लिए मैक्स कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है। वो कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बस बर्नार्ड और जोए के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। बर्नार्ड और जोए ने ही मुझे बैंक ऑफ मर्लिन खरीदने को और फिर मेन बैंक से उस बैंक में पैसे ट्रांसफर करने को कहा था। मैक्स का बयान सुनकर उसे केस से बाहर कर दिया जाता है। अब उसका इस केस से कोई लेन देन नहीं था। इसके बाद बर्नार्ड को उसकी बात रखने को कहा जाता है। बर्नार्ड कहता है कि बैंक गोरे लोगों को लोन देती है ताकि वो अपना घर खरीद कर अपना बिजनेस कर सकें, लेकिन ब्लैक लोगों को कभी लोन नहीं दिया जाता। इसी वजह से ब्लैक कम्युनिटी बहुत पीछे भी रह चुकी है। जी सुनकर कोर्ट का माहौल गर्म हो जाता है। बर्नार्ड क्लीनर की ड्रेस उठा लेता है और कहता है कि आप गोरे लोग चाहते हैं कि बस कभी हम अपना घर न खरीदें, कभी अपना बिजनेस न करें। आप गोरे लोग बस हमें छोटे मोटे काम करते हुए देखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ब्लैक लोग भी गोरे लोगों की बराबरी करें। सच बात तो यह है कि आप गोरे लोग ब्लैक लोगों को इंसान ही नहीं समझते। एक इन्वेस्टर कानून के हिसाब से अपनी पहचान छुपा कर रख सकता है। जी कोर्ट हियरिंग असल में बैंक के ऊपर नहीं बल्कि जे हमको दबाने के ऊपर है। मैं जानता हूं कि अब मेरी परवाह न करते हुए मुझे सजा सुना दी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकूंगा। बर्नार्ड सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और इसी वजह से सिर्फ उसे ही सजा सुनाई जाती है। Why is it so important to you to exclude an entire race of people from the American dream? बिलाब इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। बर्नार्ड की सजा पूरी हो चुकी थी, वो अब जेल से बाहर आ जाता है। बर्नार्ड की पत्नी और जोए उसको लेने आए थे। कई साल जेल में रहने के बाद भी बर्नार्ड खुश नजर आ रहा था। वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अब घर जाने का समय आ गया है। बर्नार्ड की पत्नी कहती है कि हमारे पास अब घर नहीं रहा, गवर्नमेंट ने हमारी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। बर्नार्ड कहता है कि गवर्नमेंट ने हमारा अभी भी सब कुछ नहीं लूटा, हमारे पास अभी भी बहुत सारे घर हैं और प्रॉपर्टीज भी। उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बर्नार्ड कहता है कि कोर्ट हियरिंग के एक रात पहले मुझे मैक्स का फ़ोन आया था। उसने मुझे बताया था कि अगर वो हम दोनों के खिलाफ गवाही नहीं देगा तो उसे 50 साल की सज़ा हो जाएगी। वो बस मेरे से माफ़ी मांगना चाहता था। उसकी बात सुनकर फिर मैंने उसको अपना एक काम करने को कहा था। मैंने उसको हमारी सारी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं और इन्वेस्ट करने को उसे कह दिया था। अब हमारे पास पहले से भी ज़्यादा घर और पैसे हैं। कहानी के एंड में हमें बताया जाता है कि एक समय पर बर्नार्ड और जोए के पास 177 बिल्डिंग और 100 इंडिविजुअल अपार्टमेंट थे। और तो और बर्नार्ड के केस के 3 साल बाद सबको एक समान अधिकार दिया जाने लगा था। हमें बर्नार्ड की और जोए की लास्ट में असली तस्वीर भी दिखाई जाती है। बिल इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट कर बताइएगा। आपके लाइक और प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।